हेलो कॉमर्शियंस, वेलकम टू कॉमर्शियन टॉक्स। एंड आज की वीडियो में हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सारे चैप्टर्स को रिवाइज करने वाले हैं। एंड यहां पर हमारा वन शॉट वीडियो होने वाला है जिसमें हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। आज के दिन इंडियन इकोनॉमी करने वाले हैं एंड उसके बाद एक वीडियो फुल वन शॉट मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आने वाली है। तो यहां पर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की, दैट इज डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड चाइना एंड पाकिस्तान। तो सबसे पहले जो अपन को चीज यहां पर ध्यान रखनी है, यहां पर ये जो यूरोपियन यूनियन और जो ग्रुप्स के अपन को नाम दिए गए हैं कि G20, एशियन, यूरोपियन यूनियन और सार्क। अब एक चीज याद रखना, यूरोपियन यूनियन में इंडिया नहीं आता है, इसके ऊपर एक एमसीक्यू आया था इसलिए मैंने बता दिया। अब यहां पर हम लोग सिमिलैरिटीज की बात करते हैं डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज की इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की। तो जो भी तीन नेशंस थे, ऑल थ्री नेशंस स्टार्टेड देयर डेवलपमेंटल पाथ एट द सेम टाइम, व्हाइल इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट नेशन एट 1947 और जो चाइना था वो यहां पर स्टैब्लिश हुआ था 1949 में। तो तीनों का यहां पर इंडिपेंडेंस एक साथ ही लगभग हुआ था। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो यहां पर बोला गया है कि तीनों ने स्टार्ट की थी अपनी डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी सिमिलर वे में। यहां पर जो इंडिया था उसने फर्स्ट 5 ईयर प्लान यहां पर अनाउंस किया था 1951 से 56 में, एंड पाकिस्तान ने अपना जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान करा था वो किया था 1956 में, एंड चाइना का यहां पर 1953 में हुआ था। सो 51, 56 एंड 53। तो इंडिया ऊपर है, चाइना बाद में, पाकिस्तान उसके बाद में। अगर उसके बाद बात करते हैं, सो इंडिया पाकिस्तान ने यहां पर सिमिलर स्ट्रैटेजी यहां पर अपनाई थी और इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है। तो क्या सिमिलर था कि यहां पर जो पब्लिक सेक्टर था उनका एक डोमिनेंस यहां पर था। इसके अलावा यहां पर पब्लिक एक्सपेंडिचर और सोशल डेवलपमेंट पे ज्यादा यहां पर काम किया गया था। साथ ही साथ एक और है कि दोनों ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम यहां पर अडॉप्ट किया था। इसी के साथ साथ सारे तीनों की जो कंट्रीज थी यहाँ पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट सबको सेम था, लेकिन चाइना का जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन आया था और प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, इसने चाइना को आगे बढ़ा दिया था। इसके अलावा वही चीज यहाँ पर आगे के पॉइंट में बोली गई है। अगर मैं हिस्टोरिकल पाथ की बात करता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है दैट इज ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, जो कि 1958 में आया था और इसको इनिशिएट किया गया था एक मैसिव स्केल पर। इसके अलावा सबसे पहली प्रॉब्लम्स क्या थी यहां पर ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन में, दैट इज कि अ सीवियर ड्रॉट कॉज्ड हैवोक इन चाइना किलिंग अबाउट 30 मिलियन पीपल। तो एक सीरियस हैवोक हो गया था, भुखमरी आ गई थी और यहां पर 30 मिलियन लोग यहां पर मर गए थे, यानी कि पानी की कमी की वजह से जब बारिश नहीं होती तो ड्रॉट यहां पर आ जाता है। अगर सेकंड पॉइंट की बात करते तो व्हेन रशिया हैड अ कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना इट विड्रू इट्स प्रोफेशनल हु हैड अर्लियर बीन सेंट टू चाइना टू हेल्प इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस। ये सेम पॉइंट रट लेना बेटा। यहां पर क्या हुआ था कि जो रशिया से लड़ाई हो गई थी चाइना की, तो उस रशिया के जो प्रोफेशनल्स थे चाइना के अंदर जो कि सिखा रहे थे नई नई टेक्निक्स, उनको वापस बुलवा लिया गया था। अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो यहां पे आता है कि कम्यून सिस्टम यहां पर सेटअप किया गया था। इसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अंडर द कम्यून सिस्टम यहां पर पीपल ने कलेक्टिवली कल्टीवेट करे थे लैंड्स को, तो यहां पर एग्रीकल्चर के ऊपर भी ध्यान दिया गया था। उसके बाद फिर अगर आपको और याद करना है तो 26,000 कम्यून्स यहां पर सेटअप किए गए थे। अगर मैं नेक्स्ट की बात करता हूं तो यहां पर ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ था, जिसमें यहां पर माओ जो थे, जो कि माओ से इनिशिएट किया गया था। माओ ने यहां पर क्या किया था कि स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को काम करने के लिए ओवर द कंट्री यहां पर हर जगह पर भेजा गया था ताकि वो लोग हर जगह का एक्सपीरियंस ले सकें। इसके अलावा इसके आगे चलते हैं तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे चाइना में, अगेन इंपॉर्टेंट है, जो कि 1978 में आए थे। सो 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, 1965 में आपका ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन और 1978 में आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यहां पर आए थे। तो जहां पर 2 फेजेस यहां पर चले थे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इनिशियल फेज की। तो इनिशियल फेज में यहां पर जो रिफॉर्म्स थे वो एग्रीकल्चर में हुए थे और यहां पर कुछ टैक्सेस से रिलेटेड काम हुआ था, ज्यादा यहां पर बताने की जरूरत नहीं है। पर लेटर फेज में आपको एक चीज ध्यान रखना है, दैट इज कि यहां पर डुअल प्राइसिंग आई थी। डुअल प्राइसिंग का यहां पर क्या मतलब होता है कि यहां पर this means that fixing the price in 2 ways, farmers and industrial unit requires to buy and sell fixed quantity of inputs and outputs on the basis of prices fixed by the government। तो जितनी भी आपकी क्वांटिटी होगी आप उसको खरीद और बेच किस पे सकते हो, जो प्राइसेस आपके गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं। क्लियर है बात। इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट और याद कर लेना कि यहां पर फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बाहर के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को सेटअप किया गया था। क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब अगर आगे बढ़ते हैं तो इनिशिएटिव्स ऑफ पाकिस्तान यहां पर देख लेते हैं। पाकिस्तान और इंडिया की एक कॉमन बात है, दैट इज कि दोनों ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अपनाया था, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों का यहां पर रोल रहने वाला है। सेकंड पॉइंट इज कि दैट इन द लेट 1950 और 60s पाकिस्तान इंट्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ रेगुलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये भी इंडिया और पाकिस्तान में कॉमन था कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी लाई थी, यानी कि अगर बाहर से कोई भी सामान कोई भी इंपोर्ट करेगा तो वहां पर क्या लगेगा, टैरिफ्स और कोटाज यहां पर लगने वाले हैं। अगर आगे बढ़ते हैं तो यहां पे आ जाता है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन लेड टू द मैकेनिज्म एंड इंक्रीज इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो दोनों ही इंडिया और पाकिस्तान ने यहां पर पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा किया था। पब्लिक जो कंपनीज थी उनकी यहां पर एक मोनोपोली चल रही थी, डोमिनेंस चल रहा था, और ग्रीन रेवोल्यूशन भी भैया दोनों जगह पर आया था, पर इंडिया का ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था। 1970s की बात करते हैं तो नेशनलाइजेशन किया था, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज का टुक प्लेस। ड्यूरिंग दिस पीरियड पाकिस्तान आल्सो रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम वेस्टर्न नेशंस एंड रेमिटेंसेस। पाकिस्तान की जब भी आपको आता है कि पाकिस्तान की ग्रोथ रेट क्यों नहीं हो पाई, तो यहां पर क्या बोलोगे कि डोमिनेंस था पब्लिक सेक्टर का, और इन लोगों के यहां पर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, बार बार सरकार गिर जाती थी। और थर्ड चीज यहां पर क्या होती थी कि यहां पर इन लोगों ने बहुत ज्यादा रेमिटेंसेस वर्ड यूज करना और फाइनेंशियल सपोर्ट वर्ड यूज करना, कि बाहर के देश से बहुत ज्यादा पैसा ले लिया था, जिसके कारण इनके ऊपर फॉरेन इंटरफेरेंस इनकी कंट्री में बहुत ज्यादा होने लगा था। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस, जो कि एक कंपैरेटिव स्टडी है। तो यहां पर बहुत सारे इंडिकेटर्स को हमको यहां पर कंपेयर करना है। तो अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन की बात करूं तो चाइना हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन क्लोजली फॉलोड बाय इंडिया। उस टाइम पर चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा थी, और यहां पर चाइना विथ नियरली 1371 मिलियन पॉपुलेशन, हैबिटेट ऑफ 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं तो इंडिया की पहले चाइना की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी, फिर इंडिया की थी, और फिर उसके बाद फिर पाकिस्तान की थी। लेकिन अब यहीं पर एक और फैक्टर आता है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि आपका जो ग्रोथ रेट था, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कैसा था। तो यहां पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ था वो हाईएस्ट था पाकिस्तान में, उसके बाद फिर इंडिया में, फिर चाइना में। तो पाकिस्तान में बहुत जल्दी यहां पर पॉपुलेशन बढ़ रही थी, और यहां पर उसके बाद इंडिया में, फिर चाइना में। चाइना में इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि यहां पर वन चाइल्ड नॉर्म को यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था 1970s में, जिसके कारण इनकी जो थी बिल्कुल ही बिल्कुल यहां पर लो हो गई। तो वन चाइल्ड नॉर्म का मतलब क्या था कि एक ही चाइल्ड एक परिवार में आ सकता है। अब अगर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करता हूं तो यहां पर इंडिया सबसे ज्यादा आता है, 455 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर पे रह रहे थे। उसके बाद फिर पाकिस्तान आता है, उसके बाद चाइना आता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर एक बार बता दिया। अगर हम लोग सेक्स रेशियो की यहां पर बात करते हैं तो सेक्स रेशियो यहां पर हमेशा बायस रहा है फीमेल्स के अगेंस्ट पर, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। तो तुमको यही बताना है कि तीनों जो देश थे वहां पर मेल डोमिनेंस यहां पर ज्यादा था उस टाइम पर। ठीक है। अगर हम लोग अर्बनाइजेशन की बात करते हैं तो यहां पर अर्बनाइजेशन सबसे ज्यादा चाइना में था, फिर इंडिया में था, फिर पाकिस्तान में था। मैक्सिमम फैक्टर्स में चाइना हमेशा फर्स्ट में आएगा, फिर इंडिया आएगा, फिर पाकिस्तान आएगा। ठीक है। अगर हम लोग जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी में ऑफ कोर्स ही बात है, चाइना यहां पर सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी था, और यहां पर सबसे ज्यादा इंडिया के मुकाबले भी बहुत आगे था उस टाइम पर। उसके बाद पाकिस्तान का तो कुछ था ही नहीं यहां पे। अब अगर हम लोग बात करते हैं सेक्टोरल शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट में सिंपल अगर आपको सेक्टोरल कभी भी आ जाता है तो आपको एक ही चीज यहां पर लिखना पड़ेगा, दैट इज कि यहां पर इंडिया और पाकिस्तान जो थे, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीडीपी वाज 17 एंड 25%। यानी कि यहां पर हमेशा जो एग्रीकल्चर कंट्रीज रही हैं वो इंडिया और पाकिस्तान रही हैं। अगर हम लोग सेक्टोरल शेयर ऑफ आउटपुट की बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो यहां पर इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर का बहुत ही कम यहां पर प्रपोर्शन रहा है, एग्रीकल्चर का सबसे ज्यादा रहा है। अगर हम लोग चाइना की बात करते हैं तो थोड़ा सा अलग आता है। यहां पर जो सर्विस सेक्टर रहा है उसने हाईएस्ट यहां पर जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया है। ये क्यों हुआ था? क्योंकि ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन में इन लोगों ने मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट के यहां पर इंडिकेटर्स की बात करते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया भी था, हमने देखा भी था प्रीवियस ईयर में। सो यहां पर जो चाइना था वो हमेशा इंडिया और पाकिस्तान से आगे रहा है। और इसके अलावा अगर हम लोग इनकम इंडिकेटर्स की बात करते हैं, चाहे हेल्थ इंडिकेटर्स की बात करते हैं, यहां पर पाकिस्तान किस चीज में आगे रहा है ये चीज ध्यान रखना। तो पाकिस्तान इज अहेड ऑफ इंडिया इन रिड्यूसिंग द प्रपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू में कि यहां पर पाकिस्तान किस में आगे था? पॉवर्टी लाइन से यहां पर लोगों को निकालने में यहां पर आगे रहा है पाकिस्तान, और यहां पर सैनिटेशन में भी पाकिस्तान आगे रहा है सो इंडिया से। तो ये चीज आपको याद रखना है। इसके अलावा नाइदर ऑफ द टू कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान हैव बीन एबल टू सेव वुमेन इन मैटरनल मोर्टेलिटी। यानी कि यहां पर जो महिलाएं थी, जो विमेन्स थी, वो यहां पर जल्दी यहां पर उनकी डेथ हो रही थी। तो वहां पर पाकिस्तान और इंडिया यहां पर कोई भी अच्छा नहीं रहा है।
ओके अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर यहां पर आता है जो कि आपको फ्री के यहां पर नंबर दिलवाने वाला है, दैट इज सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक क्वेश्चन इसके ऊपर जरूर आएगा। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं कि इसको किसने स्टार्ट किया था और क्या हुआ था। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज एम्फेसाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, यानी कि UNCED, इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने ही एम्फेसाइज करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहां पे करवाया था, विच इज डिफाइंड एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। इसका मतलब क्या होता है कि आप अपनी तो नीड्स फुलफिल कर रहे हो पर अपने फ्यूचर की जनरेशन की जो नीड्स हैं उसके यहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो। उसका फिर जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि यहां पर जो ब्रंटलैंड कमीशन था, ये कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने एम्फेसाइज करा था कि हमको फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को यहां पर बचा करके रखना, उनको प्रोटेक्ट करना है, और इसी ने यहां पर बोला था कि हमको जो हमारा जितने भी रिसोर्सेज हैं उस पर जो फ्यूचर जनरेशन है उसका भी हक है। ओके अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहां पर सबसे पहले चलते हैं अपने सॉइल इरोजन के ऊपर, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि लॉस ऑफ वेजिटेशन एंड अकरिंग ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब होता है कि अपने पेड़ को यहां पर काट देना बार बार, जिसके कारण हमारी जो सॉइल है वो इरोड होती है, यानी कि सॉइल खराब होती है, उसकी फर्टिलिटी यहां पर खत्म हो जाती है। अनसस्टेनेबल फ्यूल वुड एंड फूडर एक्सट्रैक्शन। फूडर का यहां पर मतलब होता है वो खाना जो कि एनिमल्स को दिया जाता है, इसको एक्सट्रैक्ट करने से भी हमारा जो सॉइल है वो खराब होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड एनक्रोचमेंट इनटू फॉरेन लैंड्स। एनक्रोचमेंट का यहां पर मतलब होता है कि आप जो है जो फॉरेस्ट है उसके अंदर जा रहे हो जबरदस्ती और वहां पर जाकर के जो है बाकी के रिसोर्सेज उसको खाली कर रहे हो। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर्स एंड ओवर गेजिंग। फॉरेस्ट फायर्स लग जाती है, ओवर गेजिंग हो जाता है। नॉन अडॉप्शन ऑफ एडुकेट सॉइल कंजम्पशन मेजर्स, यहां पर जो है सॉइल कंजर्व करने की कोशिश नहीं की जा रही है। इन प्रॉपर क्रॉप रोटेशन एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एग्रो केमिकल सच एज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ये पॉइंट बहुत ही कॉमन है, आपको फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का बहुत ज्यादा यहाँ पे यूज करना है। इसके अलावा क्रॉप रोटेशन भी अच्छे से करना है यहाँ पर, ताकि हमारी फर्टिलिटी मेंटेन रहे। इन प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम, तो यहाँ पर इरिगेशन सिस्टम का अच्छे से यूज नहीं किया गया था। इसमें से कोई भी 5 पॉइंट उठा करके लिख दोगे, आराम से नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट इज हमारा बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी आप सब लोग जानते हो कि हमारी जो स्पीशीज हैं उसको यहाँ पर बचा करके रखना, एंड यहाँ पर 60% ऑफ द स्पीशीज हैं वो पास्ट 4 डिकेड्स में डिक्लाइन हो चुकी हैं। तो अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, इसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आई थी, दैट वाज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि 26 अगस्त 1987 में आया था। 1947 की जगह 1987 कर दो, दैट्स इट, बाकी तुमको पता है कैसे याद करना है। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यहाँ पर था ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ozone layer is an international treaty designed to protect the ozone layer by phasing out the production of numerous substances that are responsible for ozone depletion। सिंपल क्या मतलब है, जो भी चीजें ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही हैं उन सारी सब्सटेंसेस को रोकना, ये इसके अंदर था। इसके अलावा एज अ रिजल्ट ऑफ द इंटरनेशनल एग्रीमेंट द ओजोन लेयर होल इन अंटार्कटिका इज स्लोली रिकवरिंग, जिसको यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है। सो यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल क्या बोल रहा था, इस सब लोग ने क्या किया था, यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस का एमिशंस यहाँ पर रोकना था बेस्ड ऑन साइंटिफिक सेंसस दैट पार्ट 1 global warming is occurring and it is extremely likely that human made CO2 emissions have predominantly caused it। तो जो भी हम लोग CO2 निकाल रहे हैं, CFC निकाल रहे हैं, जितनी भी ग्रीन हाउसेस गैस है जिसके कारण हमारा टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, इन सबको रिड्यूस करने को कहा गया था। अब यहाँ पर जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसके बारे में एक चीज बस जान लो कि यहाँ ये क्योटो जापान में यहाँ पर आया गया था 11 दिसंबर 1997। तो यहाँ पर 1987 में आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था और 1997 में इसको हमने किया गया था, जो कि एंटर हुआ था फोर्स में। फोर्स में कब आया था, एक्चुअल में कब इंप्लीमेंट हुआ था, 16 फरवरी 2005 में। तो 2005 फरवरी 2005 भी अगर याद कर लोगे तो बहुत बड़ी बात है। और हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ पे आता है ग्लोबल वार्मिंग। सो ग्लोबल वार्मिंग हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो इंक्रीज होता है हमारा टेम्परेचर अर्थ का, उसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसका इंक्रीज कैसे होता है, यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस हमारी इमिट होती हैं, और यहाँ पर जो फॉसिल फ्यूल्स हम लोग यूज करते हैं उसका जब आप लोग जलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, कुछ भी पॉल्यूशन करते हैं, तो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग उससे इंक्रीज हो रही होती है। अगर हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ पर क्या उससे इफेक्ट आया है इसको जल्दी से देख लो। यहाँ पर सो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, 3 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पर पहुँच चुका है, पहुँच जाएगा। यहाँ पर एक्चुअली में सी लेवल जो है यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि जो ग्लेशियर्स हैं वो यहाँ पर पिघल रहे हैं।
तो यही थर्ड पॉइंट में बोला गया है कि हमारी जो पोलर आइस है वो यहाँ पर जो है पिघल रही है, मेल्ट हो रही है, जिसके कारण हमारा फ्रेश वाटर यहाँ पर खत्म हो रहा है और इसके कारण ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स भी आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जाता है कि यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो यहाँ पर स्ट्रैटेजीज क्या हैं जिससे हम खत्म कर सकते हैं, तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करना है। गोबर गैस का यहाँ पर यूज हमको नहीं करना चाहिए, हमको एलपीजी का यूज करना चाहिए, सीएनजी यूज करना चाहिए, विंड पावर, सोलर पावर, मिनी हाइडल प्लांट्स इंपॉर्टेंट है, इसका यूज करना चाहिए। ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस को खत्म करके यहाँ पर बायो कंपोस्टिंग और यहाँ पर जो है बायो पेस्ट कंट्रोल का यूज करना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आपका आ सकता है एनवायरनमेंट के ऊपर, तो कैसे इसको स्टार्ट करोगे, तो यहां पर सबसे पहले लिखोगे एनवायरनमेंट रिफर्स टू द टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस एंड टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज होते हैं सबका टोटल होता है एंड यहां पर इंक्लूड करता है ऑल बायोटिक फैक्टर्स, ठीक है, एंड इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर। तो यहां पर सारे बायोटिक फैक्टर्स इसके अंदर आते हैं, एबायोटिक भी आते हैं, हर तरीके के आते हैं, ठीक है। तो यहां पर सारी चीजें हो जाती हैं। इसके फंक्शंस क्या हो जाते हैं कि एनवायरनमेंट ऑफर्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, रिसोर्सेज हियर इंक्लूड बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हो सकते हैं जिसको हम लोग यहाँ पर बार बार यूज कर सकते हैं, बार बार रिन्यू करके यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल जिसको हम लोग लिमिटेड टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्या हुई थी, तो प्रॉब्लम सबसे पहले पॉल्यूशन की आई थी, ये आप खुद से लिख सकते हो। प्रॉब्लम्स यहाँ पर एक और चीज क्या आई थी कि हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, उससे हम लोग यहाँ पर इसका मेन कारण है ये डिग्रेड कर रहे हैं यहाँ पर लैंड को। कैसे कर रहे हो, सॉइल इरोजन, वाटर लॉगिंग, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, ये चार चीजें सबसे ज्यादा मेन है यहाँ पर। इसके अलावा कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आप देख सकते हो कैसे हो रहा है। और लास्टली हमारे चैलेंजिंग इश्यूज क्या हैं, जिसके ऊपर एक क्वेश्चन जाता है कि चैलेंजिंग इश्यूज क्या हैं, तो सबसे पहले आप लोग यही चीज लिख दोगे, लैंड डिग्रेडेशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एयर पॉल्यूशन, फ्रेश वाटर को मैनेज करना एंड सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना। दैट्स ऑल, यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे रूरल डेवलपमेंट की तरफ। तो रूरल डेवलपमेंट सबसे पहले कैसे होता है देखते हैं। तो यहाँ पर की इश्यूज क्या हो रहे थे कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंक्लूडिंग लिटरेसी। तो सबसे पहले हमको लिटरेसी जो एजुकेशन सेक्टर था उसको यहाँ पर अच्छा करना था, और उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि हमको यहाँ पर स्किल्स बढ़ाने थे, किसके, फीमेल्स के, क्योंकि फीमेल में यहाँ पर लिटरेसी बाद में आई है। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो एड्रेसिंग बोथ सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ, यहाँ पर हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एजुकेशन के बाद। देन लैंड यहाँ पर रिफॉर्म्स करना था, तो कुछ लैंड रिफॉर्म्स लेकर के आए थे हम, जमीन से रिलेटेड चीजें। इसके अलावा स्पेशल मेजर्स यहाँ पर लेकर के आए थे, किसके लिए, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी के लिए। तो एलिवेट करना था लोगों को, गरीबी से ऊपर लेकर के जाना था। ब्रिंगिंग अबाउट सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द लिविंग कंडीशंस ऑफ द वीकर सेक्शंस। सो वीकर सेक्शंस थे, एससी एससी थे, उनको यहाँ पर इंप्रूव करना था उनकी कंडीशंस को। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर उनको डेवलप करना था, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, क्रेडिट, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, सारी चीजें मन से लिख देना, यहाँ पर 2-3 पॉइंट यहाँ पर हो जाएंगे। अब यहाँ पर रूरल क्रेडिट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। दैट इज कि यहाँ पर एज द टाइम gestation between crop sowing and realization of income after the production is quite long, farmers borrow from various sources to make their initial investment of seed, plant and implements। बेसिकली क्या होता है कि आपको जब आप बीज को बोते हो और जब वो यहाँ पर उग जाता है, उसके बीज का टाइम बहुत लंबा होता है, तो बीज खरीदने के लिए, सीड्स खरीदने के लिए यहाँ पर पैसे लगते हैं। तो वहाँ पर फार्मर्स क्रेडिट पर पैसा लेते हैं और फिर ये सोचते हैं कि जब हमारा जो हार्वेस्ट है वो हो जाएगा, फूड क्रॉप्स उग जाएंगे, उसको बेच करके हम जो है क्रेडिट को चुका देंगे। बट ऐसा कभी कभी नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि भैया पानी नहीं गिरा, बैड इरिगेशन फैसिलिटीज है, फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया, जिसके कारण कभी कभी यहाँ पर जमीन से जो क्रॉप है वो नहीं उग पाता है, और यहाँ पर जो है इन लोग फंस जाते हैं फिर यहाँ पर रूरल क्रेडिट पे। इसके अलावा एक और चीज के लिए यहाँ पर पैसा लेते हैं, दैट इज फैमिली एक्सपेंसेस ऑफ मैरिज, डेथ, रिलीजियस सेरेमनीज। भैया शादी करनी है लड़की की तो यहाँ पर पैसा जरूर लेता है किसान, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है यहाँ पर। अभी आगे देखते हैं, 2 मेन सोर्सेज होते हैं। सबसे पहले नॉन इंस्टीट्यूशनल होते हैं, यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर से यहाँ पर पैसा ले आता है। तो यहाँ पर मनी लैंडर्स आते हैं, यहाँ पर ट्रेडर्स आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, जिसके कारण डेट ट्रैप में यहाँ पर किसान फंस जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि डेट ट्रैप में यहाँ पर कैसे फंस जाते हैं, क्योंकि लोन तो ले लिया लेकिन फिर चुका नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, हाई इंटरेस्ट रेट यहाँ पर चार्ज हो जाता है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल फॉर्मल हो जाते हैं यहाँ पर, तो कमर्शियल बैंक्स आते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स आते हैं जिसको RRBs भी बोलते हैं, ये याद रखना, और कोऑपरेटिव एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स आते हैं। बैंक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पर कोलेट्रल यानी कि कुछ भी चीज गिरवी यहाँ पर मुझे रखना पड़ेगा, तभी मुझे यहाँ पर जो है लोन मिलेगा।
अब यहाँ पर चेंजेस क्या हुए हैं, तो रिमार्केबल इंक्रीज इन द शेयर ऑफ रूरल क्रेडिट बाय फॉर्मल सेक्टर। तो फॉर्मल सेक्टर ने यहाँ पर थोड़ी सी हेल्प करी थी आफ्टर 1969 की, जहाँ पर 14 बैंक्स जो थे पेड अप 50 करोड़ कैपिटल। तो यहाँ पर भैया थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा हुआ था कि 50 करोड़ का कैपिटल यहाँ पर दिया गया था। इसके अलावा 1951 में इनफॉर्मल क्रेडिट जो है वो 93% से यहाँ पर बढ़ा था, और यहाँ पर 2018 में वो रिड्यूस हो गया था 23% पे। तो यहाँ पर फॉर्मल जो बैंक है उसने एक अच्छा काम किया है। अब सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बैंक यहाँ पर जो आपको पूछा जा सकता है, दैट इज यहाँ पर हमारा नाबार्ड। तो नाबार्ड जो था वो कब आया था, इसको जरूर याद कर लेना, 12 जुलाई को 1982 पे आया था, और इसको हम लोग एपेक्स रूरल बैंक बोलते हैं। एपेक्स यानी कि सुप्रीम रूरल बैंक यहाँ पे होता है टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व इन द रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम। तो यहाँ पर जो रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम है उसको यहाँ पे सही किया जा रहा है। सेकंड इज जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड होता है, विद द हेल्प ऑफ स्विस एजेंसी द फंड कवर्स द एरियाज ऑफ इरिगेशन, रूरल रोड्स, हेल्थ एंड एजुकेशन, सॉइल कन्वर्जेशन। बेसिकली यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कंजर्व किया जा रहा है हर चीज, यहाँ पर हर चीज बढ़ाई जा रही है, और उसके लिए पैसा कौन दे रहा है, नाबार्ड यहाँ पर दे रहा है और हेल्प कर रहा है रूरल बैंक्स की, ताकि वो लोन दे सके यहाँ पर हमारे किसान भाइयों को। रीजनल रूरल बैंक्स यहाँ पर जो थे कब आए थे, आरआरबी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 2 अक्टूबर 1975 बापू के जन्मदिन पे फिर से आए थे, और 196 आरआरबीज जो थे यहाँ पर मर्ज हो गए थे, पहले थे लेकिन फिर मर्ज हो गए थे। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 45 रूरल बैंक जो है वो यहाँ पर फंक्शन कर रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिस पर एक क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिसको हम लोग माइक्रो क्रेडिट भी बोलते हैं, याद रखना। तो क्रेडिट लिंकिंग यहां पर की गई थी। अब देखो देखते हैं नीड क्या थी यहां पर, सिंस सम काइंड ऑफ कोलेटरल इज रिक्वायर्ड। कोलेटरल का मतलब कुछ भी सामान गिरवी रख के पैसे लेना, ठीक है। सो यहां पर कोलेटरल अगर रिक्वायर्ड होता था, सो वास्ट प्रोपोर्शन ऑफ पुअर हाउस होल्ड जो थे वो ऑटोमेटिकली यहां पर आउट हो जाते थे, उनको यहां पर पैसा नहीं मिलता था। उसके अलावा जो एसएचजीज थे, इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने प्रमोट किया था थ्रिफ्ट इन स्मॉल प्रोपोर्शन बाय मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच मेंबर। ये लाइन रट लो, क्या बोला गया यहां पर कि हर मेंबर जो भी एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर था उसको यहां पर छोटा छोटा कुछ पैसा देना पड़ता था, तो वो दे देता था, और उसके बाद फिर एक बंदा जिसको सबसे ज्यादा जरूरत होती थी उसको सब लोग पैसे दे देते थे, और उसको थोड़ा सा बहुत ही मिनिमम इंटरेस्ट रेट यहां पर देना पड़ता था। By crediting SHGs are empowered financially and rate of recovery is 98%। 98% की रेट ऑफ रिकवरी थी, क्योंकि सब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा दे रहे थे, फिर एक को दे दिया, उसने थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट दे दिया और वहां पर फ्री हो गया। और यहां पर जो सक्सेस था, ग्रैंड सक्सेस इन द नॉन फार्म सेक्टर विच इज क्रिएटेड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्पेशली अमंग विमेन। तो विमेन को यहाँ पर पैसा चाहिए था, तो सारी जो यहाँ पर गांव की महिलाएं थी, विमेन थी, सब लोग मिलकर के यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप को रन कर रहे थे। बहुत अच्छे से यहाँ पर ये चीज जो थी प्रोग्रेस हुई थी। इसको भैया याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इस पे आ सकता है। नेक्स्ट इज, इसका आपको एक एमसीक्यू जरूर आएगा, दैट इज एग्रीकल्चरल फार्म मार्केटिंग। सो ये क्या प्रोसेस होती है, तो इट्स इन्वॉल्व्स द असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटीज अक्रॉस द कंट्री। बीज बोने से लेकर के उसको उगाने से, पैक करने से, भेजने से, हर चीज यहां पर एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आती है। आई होप सो आई एम क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर नीड क्या थी, इसकी नीड बस सिंपल थी कि यहां पर फॉल्टी वेइंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। तो आज के टाइम भी ये चीज होती है कि बहुत ज्यादा गलत यहाँ पर जो है मतलब गलत यहाँ पर जो वे करने वाला होता है, जिससे अपन नापते हैं, तौलते हैं, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा गलत था, जिसके कारण कम दाम पे ज्यादा यहाँ पर सामान यहाँ पर लिया जाता था, मैनिपुलेशन में आता था अकाउंट्स का। फार्मर्स आर फोर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस एट लो प्राइसेस। आज भी ये चीज हो रही है, इसलिए जो किसान है आज के टाइम पे एमएसपी मांग रहे हैं, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्योंकि बहुत ही सस्ते दाम पर, मतलब आधे पैसे पर 1 किलो प्याज यहां पर बेचना पड़ रहा है उनको। इसके अलावा लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज टू कीप देयर बैक द प्रोड्यूस। तो यहां पर क्या होता था, प्रॉपर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी नहीं थी, जिसके कारण यहां पे क्या हो रहा था कि हमारा जो अनाज था वो खराब हो जाता था, पेस्टिसाइड्स यहां पर लग जाते थे, प्रॉपर पेस्टिसाइड्स यहां पर नहीं होते थे उस टाइम पर, ठीक है। 4 मेजर्स बाय गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बिल्कुल ही ज्ञान मारना है अपन को, कैसे मारना है कि रेगुलेशन किया है मार्केट्स का, तो मार्केट्स को यहाँ पर रेगुलेटेड बना दिया गया है, ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन की गई है। जो भी अभी प्रॉब्लम्स मैंने बताई उसी को उल्टा कर दो, क्या प्रोविजन फॉर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर रोड्स, रेलवे, वेयर हाउसेज, गोडाउन, हर चीज दी गई है। तो यही चीज प्रॉब्लम में पूछा, प्रॉब्लम में बोल दो कि ये चीज नहीं हुई है, और जब बोला जाए गवर्नमेंट ने क्या किया है तो ये चीज बोल दो कि ये सब चीजें हो गई हैं। कोऑपरेटिव मार्केटिंग यहां पर की गई है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि यहां पर फेयर प्राइसेस दिए गए हैं फार्मर्स के प्रोडक्ट्स को। यहां पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस का यहां पर अश्योरेंस दिया गया है। तो आज के टाइम भी देखो ये चीज हो रही है।
इसके अलावा मेंटेनेंस यहाँ पर किया गया है बफर स्टॉक्स का। तो यहाँ पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बफर स्टॉक यहाँ पर बनाया है। तो एमएसपी पर यहाँ पर चीज़ों को खरीद करके बफर स्टॉक बनाया है कि कभी अगर भुखमरी आ जाती है देश में तो ये जो बफर स्टॉक है वो काम में आ जाएगा। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है पीडीएस के थ्रू फूड ग्रेन्स का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि जो आपका राशन शॉप्स होती हैं वो इसके अंडर में आ जाती हैं। अब अगर मैं रोल ऑफ कोऑपरेटिव एंड रूरल क्रेडिट की बात करता हूं सो 1951 में यहां पर 3.1% शेयर किया गया था रूरल क्रेडिट का। इसके अलावा नाउ ओवर 96% की रूरल पॉपुलेशन जो है वो यहां पर कवर्ड हो गई है। सो रूरल क्रेडिट बहुत अच्छे से जा रहा है। रोल ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स, तो यहाँ पर ये तो अब थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। हम लोग डायरेक्टली अब चलते हैं एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर, जिसके दो एस्पेक्ट्स यहाँ पर बात किया गया है। टू चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न, तो यहाँ पर क्रॉपिंग पैटर्न को यहाँ पर चेंज किया गया था। शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर, यहाँ पर नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर पे। तो जैसे कि जो एक फार्म सेक्टर होता है, एक नॉन फार्म होता है, तो फार्म सेक्टर पे सब लोग थे लेकिन नॉन फार्म को सब लोग नहीं कर रहे थे। पोल्ट्री फार्म सब लोग नहीं खोल रहे थे यहाँ पर। इसके अलावा फिशरीज पे कोई नहीं आ रहा था, लाइफ स्टॉक पे नहीं आ रहा था। इसका भी बहुत बड़ा मार्केट था। तो बाद में डाइवर्सिफाई किया गया कि आपको सिर्फ खेती बाड़ी नहीं करना है, आपको इन सब चीज़ों में नॉन फार्म एक्टिविटीज़ जो हैं इस पर भी जाना है। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर इसकी नीड क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर हमको जो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़ी रिस्क है कि भैया यहाँ पर सीड बो किया है और उसके बाद फिर उससे निकल ही नहीं पा रहा है, यहाँ पर बारिश नहीं हुई है, पूरी फसल खराब हो गई। तो यहाँ पर अगर आप नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में जाते हो तो रिस्क यहाँ पे कम हो जाती है, प्लस डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आती है, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब समझ लो कि होल सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट रिस्टोर्स, मेंटेन्स एंड एनहांसेस द इकोलॉजिकल बैलेंस एंड एनहांसेस द फूड सेफ्टी थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर फर्टिलाइजर्स का ज्यादा यूज नहीं कर रहे हो, आप जो मैनुअल चीजें हैं, जो अच्छी चीजें हैं, जो मैनुअल फर्टिलाइजर्स है उसका यहाँ पर यूज कर रहे हो, ताकि यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग हम कर सके, हमारा सॉइल भी बचे, इकोलॉजिकल बैलेंस भी यहाँ पर मेंटेन हो जाए। इसके अलावा टू सब्स्टिट्यूट कॉस्टलियर एग्रीकल्चर इनपुट सच एज HYV सीड्स एंड यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर एक्सेट्रा। HYV सीड्स बहुत अच्छे थे, ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत काम आए थे, लेकिन ये ना एक्सेस वाटर यहाँ पर लेते तो महंगे बहुत आते हैं, एक्सेस वाटर लेते हैं, बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर जाती है, इसलिए इनको सब्स्टिट्यूट करने के लिए यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग लेकर के आया था। जनरेट्स इनकम थ्रू एक्सपोर्ट्स एंड जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होता है, इनकम भी ज़्यादा जनरेट होती है और यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आती है। हैज़ मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू देन केमिकल फार्मिंग, जो अपन आज केमिकल का खाना खा रहे हैं इससे ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑर्गेनिक फार्मिंग में होती है, बेटा अच्छे से याद कर लेना। एंड एक एनवायरमेंटली सस्टेनेबल वे होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी आ जाता है। इसके चैलेंजेस यहाँ पर क्या हैं, जल्दी से अपन देख लेते हैं। चैलेंजेस क्या थे, लास्ट पॉइंट है, requires awareness and willingness on the part of farmers to adapt new technology। तो यहाँ पर थोड़ी सी न्यू टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर जो फार्मर्स है इसको अडॉप्ट जल्दी से नहीं कर पा रहे हैं। इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग द प्रोडक्ट्स आर मेजर कंसर्न्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग के यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स अब आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उतने अच्छे से नहीं आए हैं, ज़्यादा इसकी अवेयरनेस अभी तक नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस। देन थर्ड पॉइंट इज yields फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग आर लेस देन द मॉडर्न एग्रीकल्चर फार्मिंग इन द इनिशियल ईयर्स। तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो ज़्यादा आउटपुट हम लोग जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। Organic produce may also have more blemishes and have a shorter shelf life and spirit produce। अब क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर फर्टिलाइजर यूज नहीं हुए हैं तो शेल्फ लाइफ बहुत ही कम है, जिसके कारण खाना जल्दी खराब हो जाता है। प्रोडक्शन ऑफ सीजन क्रॉप्स आर क्वाइट लिमिटेड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो यहाँ पर आज के टाइम पे आप देखोगे कोई भी फ्रूट आपको हर सीजन पे मिल रहा है, पर ऑर्गेनिक फार्मिंग में अभी ये पॉसिबल नहीं है। ये सब केमिकल फर्टिलाइजर से पॉसिबल होता है और जो कि बहुत खराब होता है हमारे लिए। तो इसी पॉइंट के साथ हमने अपने रूरल डेवलपमेंट चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया है। अब जाता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट यहां पर क्या हो जाता है, तो सबसे पहले ऑल दोज हु आर एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन वॉट एवर कैपेसिटी हाई और लो आर वर्कर्स। तो वर्कर्स यहां पर क्या बोलते हैं, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में यहां पर इंडल्ज होते हैं। उसके बाद फिर इसी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर रेशियो निकल के आता है, दैट इज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। ये क्या होता है, द प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन that is actively contributing to the production of goods and services of a country। तो यहाँ पर जितने भी वर्कर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में यहाँ पर हाथ बटा रहे हैं और प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, उसका हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो में लेकर के आ रहे हैं। अब यहाँ पर रेशियो का मतलब क्या हो जाता है कि इफ द रेशियो इज हायर इट मीन्स एंगेजमेंट ऑफ पीपल इज ग्रेटर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर मीडियम और लो है, इसका मतलब है कि द वेरी हाई प्रोपोर्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज नॉट
नॉट इन्वॉल्व इन डायरेक्टली इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम है, इसका मतलब वर्कर पॉपुलेशन रेशियो से आपको पता चलता है कि इकोनॉमी कितनी अच्छी है। सो जिस कंट्री का जीडीपी ज्यादा अच्छा होता है उसका वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी हायर यहाँ पर होता है। अगर मैं यहाँ पर वर्क फोर्स की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड पर्सन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन अबव 15 ईयर्स ऑफ एज, 15 साल से ऊपर का यहां पर होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का यहां पर क्या मतलब होता है? द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल वेज वर्कर्स। यानी कि पहले या तो आप खुद से एम्प्लॉय खुद को कर रहे थे या फिर आप कहीं पर सैलरी बेसिस पे काम कर रहे थे, लेकिन अब आप लोग जो हो वेज पर काम कर रहे हो, दिन की दिहाड़ी पे काम करने लग गए हो। दैट इज कैजुअल वेज वर्कर्स। क्लियर है बात? उसके बाद फिर अगर हम लोग फॉर्मल सेक्टर की बात करते हैं तो क्या होता है? ऑल द पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट and those private sector establishment which employ 10 hired workers or more are called as फॉर्मल सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट्स। तो बेसिकली यहां पर आप क्या करते हो, जब 10 हायर्ड वर्कर को हायर कर लेते हो, जब यहां पर आप 10 वर्कर्स को हायर कर लेते हो तो आप किस में जाते हो? यहां पर फॉर्मल सेक्टर के अंडर में जाते हो। और यहां पर जो वर्कर्स हैं उनको हम लोग फॉर्मल सेक्टर, अच्छा ठीक है, गलत बोल दिया। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल का मतलब क्या है? फॉर्मली यहां पर काम हो रहा है। तो जितने भी पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट होते हैं और प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट होते हैं जहां पर 10 हायर्ड वर्कर, 10 से ज्यादा यहां पर हायर्ड वर्कर्स यहां पर काम कर रहे होते हैं, उनको हम लोग फॉर्मल सेक्टर बोलते हैं। और इन वर्कर्स को हम लोग फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स बोल रहे होते हैं। यहां पर एक चीज बहुत अच्छी होती है, दैट इज कि यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। यानी कि पीएफ टाइम से मिल रहा होता है, इंश्योरेंस होता है, सिक्योरिटी होती है कि भैया आपको जो है खाना पीना आराम से मिल जाएगा, सैलरी टाइम पे मिल जाएगी। सो इसको हम लोग फॉर्मल सेक्टर बोलते हैं। एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर देखते हैं। सो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर कैसे हुआ है कि यहाँ पर 44 लेबर लॉज जो हैं अब आर गोइंग टू मर्ज इन 4। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया गया है 44 लेबर लॉज को, अब यहाँ पर 4 लेबर लॉज में यहाँ पर मर्ज किया गया है। रिफॉर्म्स किया गया है ईपीएफ में, ईएसआई में इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी लेकर के आए हैं, डिमोनेटाइजेशन किया गया है लिंक्ड रिफॉर्म्स के। तो यहाँ पर ये कुछ रिफॉर्म्स किए गए हैं। आपको कमेंट सेक्शन में ईपीएफ ईएसआई का यहाँ पर जो है फुल फॉर्म डाल देना है। इसके अलावा ई कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, गवर्नमेंट आर द मेन कंट्रीब्यूटर्स। तो आजकल ई कॉमर्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग और गवर्नमेंट भी यहाँ पर जो जॉब्स है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ रही हैं। इनफॉर्मल सेक्टर की बात करते हैं तो इनफॉर्मल सेक्टर में सबसे पहली बात 68% की वर्कफोर्स आती है। इसके अलावा जो इनफॉर्मल सेक्टर है यहाँ पर फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स, ओनर्स एंड स्मॉल एंटरप्राइज, जिनके पास यहाँ पर क्या है, हायर्ड वर्कर्स नहीं है, समझ में आ रहा है, वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर कौन से आते हैं? तो यहाँ पर जो कैजुअल वेज वर्कर्स है जिसकी हमने अभी बात करी, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, हेड होल्ड वर्कर्स है। तो यहाँ पर ज़्यादा जो सोशल बेनिफिट्स है, सिक्योरिटी बेनिफिट्स है वो ज़्यादा नहीं मिलते हैं, बट यहाँ पर इनके लिए कुछ पॉलिसीज बनाई गई हैं। क्या पॉलिसीज बनाई गई हैं? सबसे पहले डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स बनाए गए और इनडायरेक्ट जनरेशन ऑफ प्रोग्राम्स बनाए गए जो कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से यहाँ पे बनते हैं। सब यहाँ पर प्रोग्राम्स कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, यहाँ पर देख लेना। सबसे पहले नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 14 नवंबर 2004 में आया था। 2004 में, अगर तुम्हारा जन्म शायद हुआ होगा तो 14 नवंबर 2004 में। स्किल इंडिया मिशन दैट इज 28 अगस्त 2014, 26 अगस्त तो याद होता है, 28 अगस्त 2014 यहाँ पे याद कर लो। श्रमेव जयते, सत्यमेव नहीं बेटा, श्रमेव जयते यहाँ पर आया था 16 अक्टूबर 2014 को। तो हाँ ठीक है, 14 अक्टूबर को बर्थडे आता है तो 16 अक्टूबर को यहाँ पर ये आ गया। फिर पीएम मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015, 8 अप्रैल बेटा यहाँ पर याद कर लेना है। एंड अटल पेंशन योजना यहाँ पर 9 मई 2015 में आई थी। तो ऐसे करके एक दो चीज़ें यहाँ पर याद करनी पड़ सकती हैं। पीएम कौशल विकास योजना यहाँ पर 21 मार्च 2015 में आई थी। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 में आया था, अभी आया था, बीजेपी ने निकाला था। एंड स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 में आया था। तो ईयर वाइज ईयर आपको याद कर लेना है एक बार। प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्या है एम्प्लॉयमेंट में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्कफोर्स इन इंडिया। यहाँ पर स्ट्रक्चर को चेंज करने की जरूरत है। इमर्जिंग जॉब्स आर मोस्टली फाउंड इन सर्विस सेक्टर। तो जो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पर अब ज़्यादा जॉब नहीं बच रही हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन यहाँ पर आ गया है। आउटसोर्सिंग ऑफ वर्क बिकम अ कॉमन प्रैक्टिस। अब क्या हो रहा है, आउटसोर्सिंग यहाँ पर ज़्यादा की जा रही है बाहर की कंट्रीज से, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ पर जो ट्रेडिशनल नोशन ऑफ द मॉडर्न फैक्ट्री और ऑफिस एज अ रिजल्ट हैज बीन ऑल्टरिंग इन सच अ मैनर फॉर मैनी ऑफ दीज होम इज बिकमिंग द वर्क प्लेस। तो यहाँ पर बेटा हाइब्रिड मोड आजकल आ गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि होम आपका ही एक वर्क प्लेस बनता जा रहा है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज बिकम मोर इनफॉर्मल एंड ओनली लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेजर टू द वर्कर्स। और ज़्यादा सोशल बेनिफिट्स यहाँ पर देने की ज़रूरत है।
इसके अलावा देयर हैज बीन अ रैपिड ग्रोथ इन द जीडीपी बट विदाउट साइमल्टेनियसली इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जीडीपी तो बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम होती जा रही। तो जीडीपी एंड वेलफेयर में पढ़ा था ना, वैसे यहाँ पर पॉइंट है कि जीडीपी तो बढ़ रहा है पर वेलफेयर यहाँ पर लोगों का नहीं हो रहा है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज मनरेगा, दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 2005 में आया था। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ये क्या हो जाता है पढ़ लेते हैं। 2 फरवरी 2006 को करा गया, तो बापू के जन्मदिन के दिन ये चीज आया था। सेकंड इज एटलीस्ट 100 डेज ऑफ अनस्किल्ड मैनुअल वर्क यहां पर हुआ था, तो 100 दिन का अनस्किल्ड मैनुअल वर्क यहां पर करवाया जा रहा था। ऑल इंडिया कवरेज था। इंप्लीमेंटेशन यहां पर था बाय ग्राम पंचायत, तो बेसिकली गांव में ज्यादा ये सब था। वेज मटेरियल रेशियो 60-40 का था, ठीक है। इसके अलावा बार्गेनिंग पावर ऑफ वर्कर्स इज इंक्रीज्ड, माइग्रेशन इज चेक्ड एंड लिविंग इन स्टैंडर्ड्स इंप्रूव, वाटर कंजर्वेशन इज इंक्लूडेड। तो यहाँ पर क्या किया था, उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था उसको इंप्रूव किया गया था, किसको, वर्कर्स का। 13 करोड़ जॉब कार्ड्स आर इशूड फॉर 100 डेज ऑफ वर्क, तो 13 करोड़ जॉब कार्ड्स यहाँ पर दिए गए थे, 100 दिन का यहाँ पर वर्क करवाया गया था, तो अच्छी चीज थी यहाँ पर, ये चीज हुई थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, एक बार इसको जरूर से देख लेते हैं। 21 मार्च 2015 को ये आया था, लॉन्च हुआ था। स्किल ट्रेन टू 10 मिलियन यूथ ऑफ क्लास 10th एंड 12th ड्रॉप आउट, तो अपन जैसे जो गरीब लोग थे जिनके पास काम नहीं रहता है, उनको यहाँ पर स्किल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम यहाँ पर दिया जा रहा था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट किया गया था यहाँ पे। इसके अलावा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पर दिए गए थे ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। और इसके अलावा वेरियस प्लान्स एंड डेवलप्ड बाय द स्किल सेक्टर स्किल काउंसिल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। क्लियर है बात, तो यहाँ पर वही सब चीजें लिख देना है कि बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप और जॉब्स दी गई थी, और ये चैप्टर अब खत्म हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा चैप्टर दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल का सिंपल मतलब क्या होता है कि पीपल बिकमिंग रिसोर्सेज बाय इम्पार्टिंग नॉलेज, स्किल्स, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन दैट कन्वर्ट्स अ ह्यूमन बीइंग इनटू ह्यूमन कैपिटल। यानी कि अगर आपके अंदर स्किल्स, ट्रेनिंग और हेल्थ यहाँ पर बहुत अच्छे से आपके अंदर डाल दी जाए, आपको एक फुल ह्यूमन कैपिटल आप बन जाओगे। अब सबसे पहले सोर्सेज क्या होते हैं, यहाँ पर क्या खर्चा आपको करना पड़ता है, ये सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए हेल्थ और एजुकेशन पे सबसे ज्यादा खर्चा लगता है। यहाँ पर हमको एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रिवेंटिव मेडिसिन देना पड़ता है, जिसकी यहाँ पर इसको वैक्सीनेशन बोलते हैं, जिसकी पोलियो का हुआ था, कोविड-19 का हुआ था, जो कि गवर्नमेंट ने करवाया था, तो ये उनके लिए खर्चा हो जाता है। सेकंड इज आपको क्यूरेटिव मेडिसिन देना पड़ता है। तो बहुत सारी बीमारियां यहाँ पर होती है, जैसे डेंगू हो गया तो उसके लिए क्यूरेटिव मेडिसिन यहाँ पर बनती है, जो कि आपको क्योर कर देती है, ठीक कर देती है। थर्ड इज आपका सोशल मेडिसिन, यानी कि यहाँ पर जो सरकार है यहाँ पर स्प्रेड करती है हेल्थ लिटरेसी को, जैसे कि एड्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो उसको यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, हेल्थ लिटरेसी से खत्म करना चाह रहे हैं। देन फोर्थ आपका जाता है कि प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो आपको है यहाँ पर अच्छे से यूज करना है, गुड सैनिटाइजेशन करना है। ये पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हुआ था, ये बहुत दिक्कत उनको हो रही थी गुड सैनिटेशन में। इसके अलावा जो आपका हेल्थ एक्सपेंडिचर है डायरेक्टली इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ हेल्दी लेबर फोर्स। ज्यादा हेल्थ रहेगी, ज्यादा देर तक काम करेंगे, ज्यादा क्वालिटी यहाँ पर वर्क इंप्रूव हो जाती है वर्कर्स की। अब हम लोग एजुकेशन की अगर बात करते हैं, सो इज सिमिलर टू स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स बाय कंपनीज। कैपिटल गुड्स का क्या मतलब होता है, अगर वो गुड्स जो कि दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, वैसे ह्यूमन कैपिटल होता है। जितना अच्छा होगा, जितना एजुकेटेड होगा, ज्यादा यहाँ पर प्रोडक्शन करेगा, न्यू इन्वेंशंस यहाँ पर करेगा। इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट इन एजुकेशन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग देयर फ्यूचर इनकम। हम लोग एजुकेशन क्यों ले रहे हैं कि भैया बाद में पैसा कमा पाएं, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इसके साथ ही इट रिजल्ट्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ज्यादा एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों यहाँ पर बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या होता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, वर्कर्स में बी ट्रेंड इन द फर्म इटसेल्फ अंडर द सुपरविजन ऑफ अ स्किल्ड वर्कर। आप क्या कर रहे हो, कंप्यूटर लैब में जाते थे, कंप्यूटर चलाते थे, जो भी सीखते थे, यहाँ पर जो पीछे से आपके टीचर आते थे कंप्यूटर वाले और आपको सिखा रहे होते थे, देखो इसको ऐसे करना है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग यानी कि आप वहां पर उस चीज को एक्सपीरियंस यहाँ पर कर रहे हो अंडर सुपरविजन ऑफ अ स्किल्ड वर्कर, जो कि इसके बारे में जानता है। द वर्कर्स में बी सेंट फॉर ऑफ कैंपस ट्रेनिंग, यानी कि बाहर भी ऑफ कैंपस ट्रेनिंग में दिखाया जाता है, तो फैक्ट्री में लेकर के जाया जाता है, देखा जाता है कि टूल्स कैसे काम करते हैं।
Expenditure regarding the on-the-job training is a source of human capital formation as the return in the form of enhanced labor productivity is more than the cost of it। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर जो होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग में ये एक सोर्स होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, क्योंकि यहाँ पर जो रिटर्न होता है वो लेबर की प्रोडक्टिविटी में आ रहा है। जितना ज़्यादा आप एक्सपेंडिचर करोगे, ऑन द जॉब सिखाओगे उसको कैसे मशीन को यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ती आएगी, ज़्यादा काम आपको करके यहाँ पर देगा। ठीक है, अब यहां पर माइग्रेशन की बात करते हैं। सो माइग्रेशन क्या होता है कि टेक्निकली क्वालिफाइड पर्संस लाइक इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स माइग्रेट टू अदर कंट्रीज बिकॉज ऑफ हायर सैलरीज। सुंदर पिचाई को देखो, यहां पर नहीं थे, बाहर गूगल में काम कर रहे हैं। हर कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर आप देखोगे बाहर पढ़ाई करता है, बाहर चला जाता है, बाहर काम करता है, नासा में काम करता है, इसरो में काम नहीं करता है। इसके अलावा माइग्रेशन इन्वॉल्व्स अ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यहां पर कॉस्ट क्या लगती है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है, क्योंकि बाहर जाने के लिए भैया बहुत पैसा लगता है। साथ ही साथ यहाँ पर हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग हो जाती है कि अगर आप माइग्रेट कर रहे हो तो यहाँ पर बाहर जाकर के रहोगे, ज्यादा आपको रेंट यहाँ पर देना पड़ेगा, खाने का भी खर्चा बढ़ जाता है। साइकिक कॉस्ट ऑफ लिविंग एज अ स्ट्रेंज सोशल सेटअप। क्या होता है? बाहर जाके रहोगे, नई भाषा, नई चीज, हर चीज का यहाँ पर जो है एक तरीके से नया आपका एक कॉस्ट निकल करके जाता है कि भैया यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग सही रखना पड़ता है। इसके अलावा द एनहांस्ड अर्निंग्स इन द न्यू प्लेस आउटवेट द कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन, हैंस द एक्सपेंडिचर माइग्रेशन इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ कैपिटल। आप बाहर गए, आपने कुछ खर्चा किया, लेकिन जब आपको नौकरी मिलेगी तो भैया फिर सुंदर पिचाई जैसे सीईओ भी तो बनोगे ना गूगल के, तो यहाँ पर ये भी एक चीज हो जाती है, तो कॉस्ट पूरी खत्म हो जाती है। लास्टली हमारी एक आ जाती है दैट इज इंफॉर्मेशन। तो एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। भैया इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी तो कैसे यहाँ पर न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं लोगे, एआई के बारे में नहीं लोगे तो पीछे यहाँ पर रह जाओगे। फॉर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन टू एक्वायर ह्यूमन कैपिटल स्टॉक, कैसा ह्यूमन कैपिटल आपको यहाँ पर चाहिए, उसके लिए इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट इज आल्सो सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको लेबर मार्केट और अदर मार्केट से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर होना चाहिए। क्लियर है बात? चलो, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बोथ गोज हैंड इन हैंड। जितना ज्यादा आपका ह्यूमन कैपिटल अच्छा होगा उतना ज्यादा आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि जीडीपी आपका उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बहुत ज्यादा हो रहा होता है। इसके अलावा बेटर हैंडलिंग ऑफ टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी रेजेस द प्रोडक्शन। तो टेक्नोलॉजी से आपका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इनोवेशन इज पॉसिबल विथ इंक्रीज इन जीडीपी, ऑफ कोर्स ही बात है। हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन मींस इंक्रीज लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ये बढ़ा देता है। लास्टली पर कैपिटा इनकम जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो लोग ज़्यादा अच्छा एजुकेशन और ज़्यादा अच्छी जिनकी हेल्थ होती है, तो हेल्थ और एजुकेशन बहुत मैटर करता है। अब हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ पर आ जाता है ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। कितनी ग्रोथ यहाँ पर की गई है? सो यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज एक्सपेंडिचर, इन टर्म्स ऑफ शेयर इन जीडीपी, दो तरीके से आप समझा सकते हो ग्रोथ इन एजुकेशन सेक्टर। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ एजुकेशन बजट के बारे में दिया गया है जिसको हमको अभी ज़्यादा नहीं पढ़ना है। एजुकेशन कमीशन ने यहाँ पर रिकमेंड किया था 6% RTE इन एंड एजुकेशनल कैस। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर। उसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ खोली गई थी, IITs, NITs, जो कि यहाँ पर बताया गया है। 48 सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली गई थी। चलो ठीक है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स यहाँ पर क्या है कि हमको एजुकेशन अभी सबके लिए लेकर के आना, जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा दूर है, ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं है इंडिया में। इसके अलावा जेंडर की इक्विटी करना है, जो कि अभी हो गई है भैया, फीमेल्स को ज़्यादा यहाँ पर ट्रीटमेंट मिल रहा है, मेल्स जो हैं वो डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं। इसके अलावा जो हायर एजुकेशन है वो तो भैया अभी बहुत ही ज़्यादा है कि भैया फ्यू टेकर्स उसके हैं। क्लियर है बात? यहां पर हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो जाए। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा जाता है दैट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। यहां पर हम लोग 1991 के रिफॉर्म्स की बात करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट सबसे पहले बात करते हैं कि इनकी नीड क्यों आई थी। नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में सबसे पहले आप लिखोगे कि हाई फिस्कल डेफिसिट हमारे यहां पर आ गया था। तो हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर्स थे वो ज्यादा हो रहे थे, रिसीट्स बिल्कुल कम हो रही थी, जिसके कारण डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। सेकेंड इज एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी यहां पर बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि यहां पर जो ऑटोनॉमस पेमेंट्स थी वो ज्यादा हो गई थी, ऑटोनॉमस रिसीट्स तो आए नहीं थी, प्रॉफिट बिल्कुल नहीं बन पा रहा था, लॉस ही लॉस था। देन अगेन यहां पर जो फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, जो फॉरेन करेंसी थी, उसके रिजर्व्स पूरे के पूरे नीचे जा रहे थे। एक्सपोर्ट कम था, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा था। देन राइस इन प्राइस या फिर इन्फ्लेशन, तो यहां पर क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स खराब थे, डेफिसिट चल रहा था, तो उसको खत्म करने के लिए बाहर से बोरिंग्स की गई, जिसके कारण यहां पर जो इन्फ्लेशन रेट था वो बढ़ता जा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट आता है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक यहां पर सेक्टर्स। तो यहां पर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी उनकी यहां पर एक डोमिनेंट रोल था इंडियन इकोनॉमी में, बट
यहाँ पर देखा गया कि उनका बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है, जिसके कारण यहाँ पर हमको एलपीजी लेकर के आना पड़ा। एलपीजी इज ऑल अबाउट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का सिंपल मतलब होता है कि हमारी जो कंट्री है उसको हम लोग फ्री कर देते हैं टैक्सेशन से, गवर्नमेंट का जो डायरेक्ट कंट्रोल है उसको हम लोग खत्म करना चाहते थे, प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो हमने क्या किया, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म किया, तो सबसे पहले हम लोग ने जो लाइसेंसिंग सिस्टम था, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग था, उसको खत्म किया था। बट यहां पर कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी, जैसे कि यहां पर मैं थोड़ा सा जूम करना चाहूंगा, जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट्स, हैजार्डियस केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, एटॉमिक बॉम्ब की यहां पर हर चीजों को यहां पर जो है पहले से लाइसेंसिंग और ज्यादा कर दी थी। लेकिन बाकी जो फालतू की इंडस्ट्रीज थी जिस पर फालतू में लाइसेंसिंग लगाई थी उसको यहां पर खत्म कर दिया गया था। इसके अलावा डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को थोड़ा सा खत्म किया गया था रोल को, प्राइवेट सेक्टर को यहां पर थोड़ा सा बढ़ावा दिया गया था। इसके अलावा डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाती थी उस पर अब गवर्नमेंट ने अपना जो था रिस्ट्रिक्शन थोड़ा सा खत्म किया था, उनको ज्यादा मौके यहां पर दिए जा रहे थे। इसके अलावा एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी, यहां पर प्रोडक्शन कैपेसिटी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की गई थी। उसके अलावा अगर हम लोग सेकंड बात करते हैं तो यहाँ पर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हमारे सामने हमको देखने को मिलते हैं। तो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स में सबसे पहले आपका बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, सेकंड आपका स्टॉक एक्सचेंज आता है यानी कि सेबी, और थर्ड आता है आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स। तो यहाँ पर क्या किया गया था, तो जो आरबीआई थे और सारे बैंक रूल्स एंड ऑल बैंक्स एंड द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया रेगुलेटेड टू वेरियस नॉर्म्स एंड रेगुलेशन ऑफ द आरबीआई। वन ऑफ द मेजर एम ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म वाज टू रिड्यूस द रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। ये एक क्वेश्चन आपको जाता है कि आरबीआई के रोल को डिक्रीज क्यों किया गया था। इसलिए किया गया था ताकि जो हमारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो यहाँ पर अच्छे से काम कर सके, तो उनको फैसिलिटेट करने का काम अब हो गया था, रेगुलेटर का काम आरबीआई का अब नहीं रहा था। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सेबी को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि यहाँ जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थे उसमें क्या किया गया था, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन बैंक्स वाज रेज्ड टू अराउंड 50%। तो यहाँ पर जो लिमिट था उसको 50% कर दिया गया था। तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ थी, सबको आगे बढ़ाया जा रहा था। अब लोग फिस्कल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, टैक्स रिफॉर्म्स की। सो टैक्स रिफॉर्म्स आर कंसर्न विद रिफॉर्म्स इन द गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज विच आर कलेक्टिवली नोन एज इट्स फिस्कल पॉलिसी। ध्यान से पढ़ लो बेटा, फिस्कल पॉलिसी पे क्वेश्चन आता ही आता है कि यहाँ पर जितने भी टैक्स रिफॉर्म्स हुए थे यहाँ पर, जिसमें हम लोग गवर्नमेंट के टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज को यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, उसको हम लोग फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने रिडक्शन किया था डायरेक्ट टैक्सेस पे, जो डायरेक्ट टैक्सेस जो कि हमारी इनकम पे इंपोज्ड होते हैं उस पर यहाँ पर हम लोगों ने रिडक्शन कर दिया था। इसके अलावा रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्स, तो बेसिकली जीएसटी यहाँ पर पास हो गया था ताकि यहाँ पर एक रेगुलेशन आ जाए, कम हो लेकिन ज़्यादा है क्या कर सकते, पर उस टाइम के हिसाब से रिफॉर्म इन लोगों ने किया था। इसके अलावा अगर हम लोग थर्ड चलते तो सिंप्लीफिकेशन किया था यहाँ पर, कि यहाँ पर भैया जो पेइंग प्रोसीजर था उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे जैसे अच्छे से यहाँ पर आपके टैक्स पे हो जाएं। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज किया जाता था, डिवैल्यू यानी कि उसकी वैल्यू को कम करना। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म इन द एक्सटर्नल सेक्टर वाज मेड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन 1991 एज एन इमीडिएट मेजर टू रिजॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। रुपी वाज डिवैल्यूएटेड अगेंस्ट द फॉरेन करेंसीज, ठीक है। और यहाँ पर इसी के साथ साथ जो मार्केट थे उनको डिटरमाइन किया गया था एक्सचेंज रेट बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई। और ओके, यहाँ पर जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसको भी लेकर के आए थे। लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रेजिमे वाज इनिशिएटेड टू इंक्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ऑल्सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी इन द इकोनॉमी। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ाया गया था। इस पर ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब आगे बढ़ते हैं तो अपना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आ जाती है, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन का सिंपल मतलब क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन मीन्स partial or full ownership of and management of public sector enterprise by the private sector। सो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर को कन्वर्ट कर रहे होते हैं प्राइवेट सेक्टर में, ओनरशिप यहाँ पर दे दी जाती है या फिर कुछ शेयर्स यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता है, उसको एक ग्रेटर रोल यहाँ पर दिया जाता है। ये सब आपको लिख देना है। इस पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट बेटा क्या होता है, सो इट रिफर्स टू सेलिंग ऑफ द पार्ट ऑफ इक्विटी ऑफ पीएसई टू द पब्लिक इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट्स। तो आप क्या कर रहे हो, अपना जो शेयर्स हैं उसका पार्ट जो है प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर दे रहे हो, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। इसके अलावा द पर्पस ऑफ सेल अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट वाज टू मेनली टू इंप्रूव द फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन। तो हम चाहते थे कि यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर हैं जो कि अच्छे से काम नहीं कर रहे, जो कि BIFR के अंदर आते हैं, इसका मुझे तो जो है फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन पे चाहिए है, वो जो थे यानी कि जिनकी अच्छी हालत नहीं थी उनको यहाँ पर भैया ख़त्म करने की कोशिश
की गई थी। तो सबसे पहले यहाँ पर यही चीज़ बोली गई है कि नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ पोर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयूज, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का यहाँ पर बहुत ही खराब परफॉर्मेंस चल रहा था। इसके अलावा हमारी जो कंपनीज थी उनको डिवाइड किया गया था नवरत्न्स में, महारत्न्स में और मिनी रत्न्स में। तो 3 तरीके से यहाँ पर जैसे जैसे पीएसयूज काम कर रहे थे उनको डिवाइड कर दिया गया था, इतना याद रख लेना बस। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर क्या हुआ था, तो यहाँ पर देख लेते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हुआ था कि इंप्रूव हुआ था एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल डिसिप्लिन आया था, रिडक्शन इन डेफिसिट हुआ था, कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा था यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के साथ, और इसी के साथ साथ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन हुआ था। तो थोड़े अच्छे पॉजिटिव इम्पैक्ट थे। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था कि यहाँ पर सोशल इंटरेस्ट के लिए थोड़ा सा खत्म हो गया था। प्राइवेट सेक्टर को आप आगे बढ़ाओगे तो भैया सोशल इंटरेस्ट उतना नहीं रखेगी, ये हम सब लोग जानते हैं। हाईली प्राइस्ड गुड्स यहाँ पर हो गए थे, थोड़ा सा दाम यहाँ पे बढ़ गया था क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जहाँ आएगा दाम वहाँ पर बढ़ जाते हैं। मोनोपोली कंट्रोल यहाँ पर होने लग गया था, थोड़ा कहीं कहीं पर प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ने लग गया था। नॉट अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पर देखो भैया प्राइवेट आएगा, प्राइवेटाइजेशन होगा तो वो एम्प्लॉयमेंट पर फोकस नहीं करते हैं, खत्म करने की कोशिश करते हैं एम्प्लॉयमेंट को, ताकि यहाँ पर खर्चा उनका बचे। अब हम लोग बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। तो ग्लोबलाइजेशन में कुछ नहीं लिखना यार, जो बचपन से लिखते आ रहे हो वही लिखना है कि इट रिफर्स टू इंट्रीगेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी से जब आप इंट्रीगेट करते हो, मिलाप करवाते हो, उसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर जो एमएनसीज होती हैं वो इधर उधर पर हर जगह पर फ्रीली ट्रेड कर सकती हैं, हर जो कस्टमर होता है उसके पास ज़्यादा चॉइसेस आती हैं, दैट्स इट। अब यहाँ पर अगर हम लोग आउटसोर्सिंग की बात करते हैं, आउटसोर्सिंग पर एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। तो इन आउटसोर्सिंग जो कंपनी होती है वो यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्सेज से क्या करती है, कुछ रेगुलर सर्विस को हायर करती है। सो आप क्या कर रहे हो, एक कंपनी आपने पकड़ ली, उससे बोला भाई तुम मेरा ये काम कर देना, ताकि आपको उसकी टेंशन यहाँ पर ना हो। और जो अब इंडिया है वो एक हब बन चुका है यहाँ पर आउटसोर्सिंग का, बिकॉज ऑफ चीप लेबर एंड स्किल्ड लेबर। तो हमारे यहाँ पर जो स्किल्ड लेबर है वो चीप रेट पे यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके अलावा इन लोगों ने क्या लिखा है कि बहुत सारी सर्विसेज होती है, जिसकी लीगल एडवाइस हो गई, कंप्यूटर सर्विस, एडवर्टीजमेंट, सिक्योरिटी एक्सेट्रा, इट इज प्रोवाइडेड। इसके अलावा मैनी ऑफ द सर्विसेज सच एज वॉइस बेस्ड बिजनेस पॉपुलरली नोन एज बीपीओ, बीपीओ की जो सर्विसेज होती है, कॉल सेंटर का जो काम होता है ना, वो यहाँ पर इंडिया में बहुत अच्छा चल रहा है। इसके अलावा रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटेंसी, बैंकिंग प्रोसेसेस, ये भी बहुत ज़्यादा होने लगा है, इसी के बारे में लिख देना, इस पर एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इसके अलावा लास्टली आपको एक आ सकता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये कब बना था भैया, ये फाउंड हुआ था 1995 में, और ये किसका सक्सेसर था, ये गैट का सक्सेसर था, जिसका मतलब होता है जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ओके, मैं ना वो अकाउंटेंसी वाले में जर्नली एक्सेप्टेड वाले पहुंच गया था। गैट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1948, तो देखो 1948 में आया था, और फिर 1995 में WTO बना था, जहां पर पहले जो था यहाँ पर कितनी थी, गैट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 23 कंट्री थी, लेकिन उसके बाद फिर बहुत सारी कंट्रीज इसमें जुड़ गई थी और सब लोगों ने WTO को माना था। अब एक लास्ट चीज हमारी आती है, दैट इज डीमोनेटाइजेशन। तो यहाँ पर जो डीमोनेटाइजेशन था, इट रिफर्स टू द विड्रॉल ऑफ द स्टेटस ऑफ लीगल टेंडर ऑफ द करेंसी इन सर्कुलेशन। तो यहाँ पर क्या हुआ था, 8 नवंबर 2016, डेट याद रखना, इस टाइम पर डीमोनेटाइजेशन हुआ था। और यहाँ पर जो हमारी ऑलरेडी जो लीगल टेंडर मनी था 500 और 1000 के नोट, उनको यहाँ पर डीमोनेटाइज कर दिया गया था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, दैट इज इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग 1950 से 1990। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1950 में यहाँ पर हमने प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया था। प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया था जिसमें प्राइम मिनिस्टर हमारे चेयरमैन थे। उसके बाद फिर जो 13 अगस्त 2014 था, यहाँ पर यूनियन कैबिनेट ने स्क्रैप कर दिया था यहाँ पर किसको, प्लानिंग कमीशन को। और 2015 में जनवरी के टाइम पर यहाँ पर नीति आयोग का फॉर्मुलेशन हुआ था। नीति आयोग जिसमें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो चेयरमैन थे। क्लियर है बात। अब यहाँ पर गोल्स हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स के। तो यहाँ पर 5 ईयर प्लान की डेट को जरूर याद रख लेना, कब यहाँ पर हुआ था, ठीक है, सेटअप। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूंगा ग्रोथ की। तो यहाँ पर इट रिफर्स टू द इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो ग्रोथ में हम लोग ये चाहते थे कि हमारा जीडीपी बढ़ जाए, और जीडीपी का सिंपल मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर प्रोडक्शन करना। It implies to a large stock of productive capital, large size of supporting services like transport and banking। ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया था, इनकी सर्विस सेक्टर को भी यहाँ पर बढ़ावा देना था। It also means increase in the efficiency of production of goods and services। बेसिकली वही है यार, एग्रीकल्चर, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों सेक्टर्स को यहाँ पर बढ़ाना था। और इसके लिए सबसे अच्छा जो इंडिकेटर होता है दैट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। It is necessary to produce more and goods and services if the people of India are to enjoy a more rich and varied life। तो इसमें सिंपली बोला गया ज़्यादा से ज़्यादा जीडीपी बढ़ाओ, लोग की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, तो सब कुछ अच्छा होने लगेगा।
अगर हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ पे आता है मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द प्रोड्यूसर्स हैव टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा जीडीपी बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा। सो अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड एज मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन डज नॉट रिफर टू ओनली द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो टू चेंज इन द सोशल आउटलुक एंड सच एज द रिकॉग्निशन द विमेन शुड हैव सेम राइट्स एज मेन। तो आप मॉडर्नाइज होगा इसका मतलब नहीं सिर्फ टेक्नोलॉजी पर, आपको बेसिक राइट्स भी यहाँ पर देने पड़ेंगे। अब चाहे वो लोअर कास्ट हो, चाहे अपन बात करते हैं यहाँ पर विमेन्स की, तो ठीक है। तो यहाँ पर सबको अच्छा यहाँ पर सोशल आउटलुक अच्छा करना है। अ मॉडर्न सोसाइटी मेक्स द यूज ऑफ टैलेंट्स ऑफ विमेन्स इन द वर्क प्लेस, इन बैंक्स, फैक्ट्रीज, सोसाइटी। तो यहाँ पर बेसिकली थोड़ी ज्ञान वाली बात है कि हमको विमेन को आगे बढ़ाना है, ये सब आपको लिख देना है। क्लियर है बात? अब सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं। सो इट मीन्स अ नेशन कैन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन बाय यूजिंग ओन रिसोर्सेज। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है कि मैं खुद से यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत का क्रिएशन कर रहा हूँ, जिसका मतलब है कि हम लोग को ही खुद से यहाँ पर रिसोर्सेज का यूज करके खुद यहाँ पर जो है हर चीज को बनाना चाहिए, यहाँ पर प्रोडक्शन करना चाहिए। इट ऑल्सो मीन्स अवॉइडिंग इम्पोर्ट्स ऑफ दोज गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इटसेल्फ। तो हमको खुद से प्रोडक्शन करना चाहिए, इंपोर्ट्स को खत्म करना चाहिए और एक्सपोर्ट्स को यहाँ पर बढ़ाना चाहिए। दिस पॉलिसी वॉज कंसिडर्ड अ नेसेसिटी इन ऑर्डर टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज स्पेशली फॉर फूड। तो पहले हम लोग फूड के लिए बाकी कंट्रीज पे डिपेंडेंट थे, पर अब हम लोग को बोला गया है कि नहीं भैया, यहाँ पर फर्स्ट 5 ईयर प्लान से जितने 5 ईयर प्लान्स हैं उनसे हमको यहाँ पर क्या बनना है? आत्मनिर्भर बनना है, सेल्फ रिलायंट बनना है। इट इज अंडरस्टैंडेबल दैट पीपल शुड गिव इंपॉर्टेंस टू सेल्फ रिलायंस। इट वॉज feared that dependence on imported food supplies, foreign technology and foreign capital। ठीक है, मैं सब ठीक है, हो गया, वही ये चीज़ है। इक्विटी के ऊपर चलते हैं। तो इक्विटी का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर कि कंट्री एंड हैव हायर ग्रोथ, द मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इन द कंट्री इटसेल्फ शुड ऑल्सो हैव पीपल लिविंग इन ओके पॉवर्टी। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे लोग रिच तो होते जा रहे हैं पर बहुत सारे लोग पुअर भी हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए? पॉवर्टी को यहाँ पर खत्म करना चाहिए, सबको इक्वल यहाँ पर ट्रीटमेंट देना चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी रीच द पुअर सेक्शंस। इतनी देर से बोलो ना, प्रोनाउंसिएशन खराब हो गए। तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हमारा जो है ना रीच करना पड़ेगा हमको पुअर सेक्शंस की तरफ। सो इन एडिशन टू ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ पर सिंपल बोलना है कि सबको इक्वालिटी पर लेकर के आना है, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। दैट्स ऑल यू हैव टू राइट हेयर, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। तो यहाँ पर कुछ लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे, तो यहाँ पर जल्दी से पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो लैंड रिफॉर्म यहाँ पर किया गया था दैट वाज चेंज इन द ओनरशिप ऑफ द लैंड होल्डिंग्स। तो यहाँ पर जो ओनरशिप थी लैंड होल्डिंग्स की उसको यहाँ पर चेंज किया गया था। यहाँ पर उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। इंटरमीडिएटरीज जो बीच में आते हैं, जो बीच में आकर के सारा प्लान बिगाड़ रहे थे, इनको यहाँ पर खत्म किया गया था। लैंड सीलिंग टू प्रमोट द इक्विटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो यहाँ पर क्या किया गया था? लैंड को सबसे छीन लिया गया था और सबको इक्वली डिवाइड कर दिया गया था। लैंड सीलिंग बोल दिया गया था कि एक जमींदार इससे ज्यादा लैंड एक्वायर नहीं कर सकता है। सो यहाँ पर एक तरीके से इक्विटी किया गया था। दिस मीन्स फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ द लैंड दैट कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। क्लियर है बात? उसके बाद फिर यहाँ पर आगे बढ़ते तो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, टेनेंसी रिफॉर्म्स यानी कि रेगुलेशन ऑफ रेंट, प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड कन्फरिंग ओनरशिप टू टेनेंट्स। तो जो लोग भी काम करते हैं खेतों में भी, उनके लिए भी यहाँ पर अच्छा खासा रूल्स लेकर के आए गए थे, बस इतना ध्यान रखो। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस पर एक क्वेश्चन आ सकता है दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन आपका 66 से 67 में होता है, ये याद रखना। यहाँ पर एक वर्ड जरूर लिखना है दैट इज हाई यील्डिंग सीड्स। HYV सीड्स का यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज हुआ था ताकि हम लोग अपना जो फूड का प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर सकें। इसके अलावा यहाँ पर फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का करेक्ट यूटिलाइजेशन हुआ था, साथ ही साथ वाटर की भी यहाँ पर यूज हुआ था। ड्रॉबैक्स यहाँ पर क्या थे? ड्रॉबैक्स पूछे जाते हैं। सो द यूज ऑफ HYV सीड्स वाज रिस्ट्रिक्टेड टू द मोर एफ्लुएंट स्टेट्स सच एज पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। पंजाब में भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो उस टाइम पर आपका HYV सीड्स ना बहुत ज़्यादा वहाँ पर यूज हुए थे। अब अगर आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के यहाँ पर फायदे बताने हो तो आप क्या बोलोगे? HYV सीड्स इंक्रीज द प्रोडक्शन इन मेनी स्टेट्स सच एज पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। इसी को पॉजिटिव में क्रिएट कर देना। इसके अलावा फर्दर द यूटिलाइजेशन ऑफ HYV सीड्स प्राइमरली बेनिफिटेड द वीट ग्रोइंग रीजन्स ओनली। अगर इसी को पॉजिटिव में पूछा जाए तो बोल देना कि भैया यहाँ पर जो HYV सीड्स थे उससे वीट की जो प्रोडक्शन थी वो बहुत ही लार्ज स्केल में हुई थी, जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया था। क्लियर है बात? इट इंक्रीजेज द डिस्पैरिटीज बिटवीन स्मॉल एंड बिग फार्मर्स सिंस ओनली द बिग फार्मर्स को सपोर्ट द रिक्वायर्ड इनपुट्स।
तो यहाँ पर जो बिग फार्मर्स थे वो ही सिर्फ HYV सीड्स को यहाँ पर यूज़ कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पास भाई पैसा था। जो स्मॉल फार्मर्स थे वो फिर से अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। HYV क्रॉप्स वर ऑल्सो प्रोन टू अटैक बाय पेस्ट। तो यहाँ पर HYV सीड्स को पेस्ट बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे थे, तो उसको बचाने के लिए यहाँ पर पेस्टिसाइड्स भी हमारे पास में नहीं थे, तो फिर वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत हुई। लाइक लार्ज अमाउंट्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर्स, द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट इज कॉल्ड मार्केटेड सरप्लस। ये आ सकता है। मार्केटेड सरप्लस क्या होता है कि आपने जितना भी प्रोडक्शन किया है उसमें से आप जो भी चीज मार्केट में सेल कर देते हो उसको मार्केटेड सरप्लस बोला जाता है। द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्लाइन, ठीक है, जैसे जैसे HYV सीड से प्रोडक्शन बढ़ा तो फूड का जो प्राइस था वो नीचे आने लग गया। लो इनकम ग्रुप्स जो थे, अब उनको यहाँ पर जो था who spent a large percentage of the production benefited, तो यहाँ पर पुअर पीपल को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। द गवर्नमेंट प्रोक्योर्ड फॉर, ओके, तो यहाँ पर जो है बफर स्टॉक भी बन गया था, तो बफर स्टॉक में काम आ गया था। न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी, तो एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी में क्या था कि ग्रीन रेवोल्यूशन अच्छा करना है, क्रॉप रोटेशन एंड मल्टी क्रॉपिंग बहुत अच्छा करना है, इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ाना है, मॉडर्न फार्म मशीनरी लेकर के आना है, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस को यहाँ पर पॉलिसी लेकर के आना है, ताकि किसी को जो भी फार्मर उगा रहा है उसको एक मिनिमम प्राइस पर वो बेच सके। इसके अलावा एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर खोलना है ताकि न्यू टेक्निक्स यहाँ पर पता चल सके, और फार्म को प्रोटेक्शन करना और इंश्योरेंस स्कीम्स लेकर के आना है। ये आपको सब हेडिंग से याद रखना, इसके अंदर का आप जो है आराम से खुद से लिख सकते हो। अब अगर मैं इंडस्ट्री की बात करता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ था, तो यहाँ पर सेक्टोरल कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ये सब ठीक है, बट यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज IPR इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जो कि 1956 में आया था। इसकी डेट याद कर लेना। इसके अलावा यहाँ पर जो है फुली स्टेट ओन्ड सबसे पहले शेड्यूल डे में आए थे, जिसको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। प्राइवेट सेक्टर को थोड़ी बहुत यहाँ पर जो है कंपनीज दी गई थी शेड्यूल बी में, और शेड्यूल सी में सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पर काम था, लेकिन लाइसेंसिंग सिस्टम यहाँ पे इम्पोज कर दिया था। अब जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग था, यहाँ पर सेक्टर वॉज टू कीप स्टेट अंडर द कंट्रोल थ्रू सिस्टम ऑफ लाइसेंसेस। तो यहाँ पर थोड़े बहुत लाइसेंसेस तो भैया थे, कितना इन लोग लिबरलाइजेशन बाद में इन्होंने किया, लेकिन उससे पहले तो यहाँ पर लाइसेंसिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा थी, तो अभी हम लोग ने पढ़ा था। इसके अलावा ओपनिंग न्यू इंडस्ट्रीज एंड इन द बैकवर्ड एरियाज वर प्रमोटेड थ्रू इजी लाइसेंसिंग एंड सब्सिडाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। तो अगर गांव में खोलते हो तो भैया इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बहुत ही सस्ते दाम में मिल जाएगा, और यहाँ पर लाइसेंसिंग भी उतनी नहीं लगेगी। लाइसेंसिंग टू इंक्रीज द प्रोडक्शन वर इशूड ओनली इफ द गवर्नमेंट वर कन्विंस दैट द इकोनॉमी रिक्वायर मोर ऑफ गुड्स। तो बेसिकली गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल यहाँ पर था। इसके अलावा अगर मैं फॉरेन ट्रेड की बात करता हूं, तो फॉरेन ट्रेड में यहाँ पर क्या हुआ था कि 1952 से 1957 में यहाँ पर इंपोर्ट्स को यहाँ पर एनकरेज किया गया था बाय रिमूवल एंड रिलैक्सेशन ऑफ सम एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट को थोड़ा सा बढ़ाया गया था, बस इसमें इतना ही बोला गया है। इसके अलावा लिबरलाइजेशन ऑफ इंपोर्ट्स लेड टू ट्रेमेंडस इंक्रीज इन इंपोर्ट्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, इंपोर्ट्स थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए हम लोग यहाँ पर कुछ पॉलिसीज यहाँ पर लेकर के आए थे, जैसे कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसीज। तो वो आपने टैरिफ्स एंड कोटास तो पढ़ा ही होगा, वही यहाँ पर बताया गया है। बस एक चीज का ध्यान रखना कि टैरिफ का यहाँ पर क्या मतलब होता है कि जो भी हम लोग टैक्सेस लगाते हैं अपने इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर, तो उसको बढ़ा देना, सरकार ने यहाँ पर बढ़ा देता ताकि इंपोर्ट्स कम हो। सेकंड इज कोटा लगा देता, दैट इज लिमिट यहाँ पर एक लगा देना कि आप इतनी मैक्सिमम लिमिट जो है यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो। दैट्स इट, यहाँ पर चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब जो हमारा चैप्टर आता है दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी की क्या हालत थी। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन लोग डायरेक्टली चलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो अपनी नेशनल पर कैपिटा इनकम थी उसको यहाँ पर सब लोग नहीं देख पा रहे थे, उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर कुछ लोग थे जैसे कि दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी और VK राव, RC देसाई, इनके नाम थोड़ा सा याद करो, लिख सकते हो कि यहाँ पर कैपिटा इनकम में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी इसको एस्टिमेट करने में। अगर हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन हुआ था एग्रीकल्चर सेक्टर का। क्यों हुआ था, तो इट वॉज जर्नली कॉज ड्यू टू द लैंड सेटलमेंट सिस्टम। तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। सेकंड इज कि यहाँ पर मेन इंटरेस्ट था जमींदार का कि उनको लगान यहाँ पर जो थी कलेक्ट करना था। बेसिकली एक रेंट फॉर्म था कि भैया जो फार्मर्स थे उनसे यहाँ पर रेंट लेना है। पर यहाँ पर क्या हुआ था कि डेट जो थी स्पेसिफाई कर दी गई थी कि आपको इतना रेंट, इतनी लगान आपको इस डेट पर लेना है, और अगर जमींदार उसको नहीं ले पाता था तो यहाँ पर वो अपने राइट्स को लूज कर देता था। इसके अलावा आगे चलते हैं तो यहाँ पर लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी थी, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया था। कमर्शलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग कैश क्रॉप्स बना रहे थे फूड क्रॉप्स की जगह, तो फूड क्रॉप्स से कैश क्रॉप्स में हम लोग चले गए थे। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी थी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज थी, फर्टिलाइजर्स का यूज ही नहीं कर रहे थे। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जाता है सम मॉडर्न इंडस्ट्रीज विच वर इन ऑपरेशन ऑफ द कंट्री। तो कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज इस टाइम पर काम कर रही थी, जैसे कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टेस्को यहाँ पर काम कर रही थी, जो कि इनकॉर्पोरेट हुई थी 1907 में, यानी कि 1907 में यहाँ पर काम कर रही थी।
फ्यू अदर इंडस्ट्रीज थी जो कि शुगर की थी, सीमेंट की थी, पेपर की थी, जो कि हैंडीक्राफ्ट थी। बेसिकली यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया था यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने। यहाँ पर प्राइमरी मोटिव क्या था? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का था। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ से रॉ मटेरियल्स लो, फिनिश गुड्स वहाँ पर बनाओ, ब्रिटेन में वापस लेकर के आओ और यहाँ पर ही बेचो। तो यहाँ पर ये काम हो रहा था, तो हम लोग को बहुत ही महंगी चीज़ें बेची जा रही थी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो reduce India the status of a mere exporter and of important raw materials for the upcoming modern industries in Britain। वही ये रॉ मटेरियल्स मिल रहे थे। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो इन लोगों ने डिक्लाइन किया था इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज क्रिएटेड नॉट ओनली अ मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर क्या होता, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर बढ़ता जा रहा था। ठीक है। इन इंडिया ब्रिटिश ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द पॉलिसी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, या फिर पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस क्यों यहाँ पर किए गए थे? इसलिए किए गए थे ताकि भैया हम ही को आगे जाकर के फायदा हो, इंडिया के लिए नहीं किया गया था। ठीक है। सो यहाँ पर रेलवेज फॉस्टर्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर विच एडवर्सली अफेक्टेड द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द विलेज इकोनॉमीज। हुआ क्या था कि पहले हम लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट थे फूड के मामले में, पर जब से हम लोगों ने क्या किया, इंडिगो उगाना चालू कर दिया, कैश क्रॉप्स पे चले गए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हमको होने लगी। इसके अलावा रोड्स एंड रेलवेज वर यूज्ड टू मोबिलाइज द मिलिट्री टू कंट्रोल द कंट्री एंड टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज। तो रोड्स और रेलवेज बनाया तो जो कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में आता है, बट यहाँ पर हुआ क्या था कि ये अपनी आर्मी को मोबिलाइज यहाँ से उधर उधर भेजना चाहते थे, प्लस यहाँ पर जो था एक्सप्लॉइट करना चाहते थे अपने रिसोर्सेज को। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ पोस्टल सिस्टम बनाया था ताकि ये लोग कम्युनिकेशन कर सकें, और यहाँ पर लेकिन वो भी उतना कुछ खास बात नहीं था, ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बनाया गया था। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो जाता है कि पोस्टल सर्विसेज इनएडुकेट थी। फिर से ऑफकोर्स ही बात है, जैसा मैंने बताया है, यहाँ पर नो मॉडर्न इंडस्ट्री बेस वॉज अलाउड। तो इंडस्ट्रियल बेस हमको नहीं बनाने दे रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करने दे रहे थे। इसके अलावा देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज टू प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी खत्म कर रहे थे, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं बन रही थी। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है, एक गुड जो कि दूसरे गुड बनाने में हेल्प करे, ऐसी इंडस्ट्रीज को यहाँ पर खत्म किया जा रहा था। There was no substitute to the near wholesale displacement of the country's ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म तो कर दी, पर मॉडर्न इंडस्ट्रीज भी ब्रिटेन में थी, तो इंडिया का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो बिल्कुल जीरो यहाँ पर हो गया था। द ग्रोथ रेट ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू द जीडीपी और GVA रिमेंड वेरी वेरी स्मॉल। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मॉल था, जैसा कि मैंने आपको बताया। वेरी लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का काम ही खत्म कर दिया, ड्रेन कर दिया इंडियन वेल्थ को, जहाँ जो कि कॉन्सेप्ट गिवन बाय दादा भाई नरोजी था। ऑफकोर्स ये बात है, सब लोग यही चीज़ बोल रहे थे। अब थोड़ा सा इंडिया की जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है उसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस था इंडिया का वो कंडक्ट हुआ था 1881 में। ये थोड़ा सा याद रखना, इस पे आ जाता है क्वेश्चन। यहाँ पर जो लिटरेसी लेवल था वो लेस देन 16% था। ठीक है, हम लोग डेटा पे ज़्यादा नहीं जाएंगे, पर यहाँ पर हर चीज़ बहुत ही ख़राब थी। जैसे कि अगर हम लोग अपने मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा हाई था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा हाई था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा लो थी। एग्रीकल्चर सेक्टर था, उस पर ही सब लोग सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट थे। सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पूरी की पूरी खत्म हो गई थी। जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो उसकी जो सरप्लस लेबर था और जो मतलब प्रोडक्टिविटी थी वो बिल्कुल कम हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे, ना मॉडर्नाइजेशन का कुछ कर रहे थे। ठीक है, आगे अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की बात करता हूँ तो यहाँ पर जो रेलवे नेटवर्क था और यहाँ पर अपग्रेडेशन चाहिए था, पर उसको भी इन लोगों ने ज़्यादा अपग्रेड नहीं किया। प्रिविलेंस ऑफ द रैम्पेंट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता था, तो यहाँ पर जो इंडियन इकोनॉमी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंडर में। अब यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट, सारे कैश क्रॉप्स हैं यहाँ पर। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो फिनिश प्रोडक्ट्स थे उसका ये इंपोर्टर बन चुका था। दैट्स ऑल। यहाँ पर हम अपने सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने शॉर्ट में पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी को यहाँ पर रिवाइज कर लिया है। आई नो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है, बहुत सारे फैक्ट्स है, बहुत सारे फिगर्स हैं इकोनॉमी में, बट आपको यहाँ पर अपने हिसाब से आंसर को बहुत अच्छे से लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है, एंड प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा करना है, जिस पर भी हम लोगों ने वीडियो यहाँ पे बना दी है। इसके साथ साथ मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा, एंड मैं चाहता हूँ कि आप इंडियन इकोनॉमी में बहुत अच्छा यहाँ पर स्कोर करें। सो यहाँ पर यार मिलते हैं अपने अगले एग्जाम्स के लिए, चाहे वो अकाउंट्स का हो चाहे बिजनेस का हो। तो यार यहाँ पर वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सबकी हेल्प होती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।